नमस्कार, आप देख रहे हैं नादी टीवी और मैं हूं आपके साथ विकास द्विवेदी। 5 शहर 5 खबर। जी हां, मध्य प्रदेश, यूपी और छत्तीसगढ़ से 5 बड़ी खबरें हम आपको बताने जा रहे हैं, जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। तो 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। नादी टीवी और मैं हूं आपके साथ विकास द्विवेदी। 5 शहर 5 खबर। जी हां, मध्य प्रदेश, यूपी और छत्तीसगढ़ से 5 बड़ी खबरें हम आपको बताने जा रहे हैं, जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। तो 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि सीएम शिवराज लगातार सौगातों पर सौगातें दे रहे हैं। अब सीएम शिवराज ने प्रदेश के आदिवासियों को बड़ी सौगात दी है। दूसरी खबर यूपी से है, जहां योगी सरकार की तमाम सख्ती के बावजूद पुलिसकर्मियों का रवैया प्रशासन के लिए शर्मिंदगी का सबब बना हुआ है। तीसरी खबर में बात होगी पन्ना की, जहां सड़कों की हालत जर्जर हो चुकी है, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। चौथी खबर में हम आपको ले चलेंगे छत्तीसगढ़, जहां हम आपको एक खूबसूरत झरने का दीदार कराएंगे। वहीं पांचवी और अंतिम खबर में बात करेंगे मध्य प्रदेश में बेकाबू होते कोरोना की। तो शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर प्रदेश सरकार द्वारा 16 सितंबर से 23 सितंबर तक मध्य प्रदेश में गरीब कल्याण सप्ताह आयोजित किया जा रहा है। 17 सितंबर को पोषण अभियान माह की शुरुआत की गई, तो शुक्रवार को 22 लाख किसानों को फसल बीमा की राशि का वितरण किया गया। और अब गरीब कल्याण सप्ताह के चौथे दिन सीएम शिवराज ने आदिवासियों को बड़ी सौगात दी है। अब शिवराज सरकार ने वनाधिकार उत्सव का आगाज कर दिया है, जिसकी शुरुआत खुद सीएम शिवराज ने की है, जिसके तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में हितग्राहियों को वनाधिकार पट्टों का वितरण किया। तो जिला स्तरीय कार्यक्रमों में मंत्रीगण और जनप्रतिनिधिगण हितग्राहियों को वनाधिकार पट्टों का वितरण करेंगे। इस वनाधिकार उत्सव के तहत करीब 47 जिलों के 22,000 से अधिक हितग्राहियों को लाभ दिया गया। इस दौरान सीएम शिवराज ने हितग्राहियों से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार आदिवासी भाई बहनों को उनका वाजिब हक दिलवाने के लिए सदैव तत्पर रहती है। गुड मॉर्निंग बिटिया, भांजी मेरी, खूब लाड़ प्यार मेरी बेटी के माध्यम से मेरी सभी भांजियों से, मेरे सभी भांजों से। बेटी अभी तो लॉकडाउन के कारण पढ़ाई बंद होगी जी। तो घर पे पढ़ रहे हो कि नहीं आप? पढ़ रहे हैं सर। ये 12वीं क्लास बड़ी महत्वपूर्ण है, पता है ना जी। 12वीं में अच्छे नंबर लाने पे आगे के रास्ते खुलते हैं जी। अच्छा ये बताओ बेटी, क्या पढ़ के क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर सर। डॉक्टर, और डॉक्टरों की बड़ी जरूरत है अभी कोरोना में। इतने डॉक्टर लग रहे हैं कि मामा परेशान हो गया डॉक्टर ढूंढ ढूंढ के और इलाज ढूंढ ढूंढ के भी, और मुंह पे सबने मसूका लगाए कोरोना के कारण। तो डॉक्टर तो बहुत जरूरी है। और बेटी तुम्हें ये पता है, तुम्हारा मेडिकल कॉलेज में अगर एडमिशन हो गया तो तुम्हारी फीस कौन भरवाएगा? मामा जी। पता है ना? जी। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि हमारे जो बेटे बेटी हैं, गरीब जनजाति बेटा बेटी, उनके लिए जी। पढ़ाई के लिए छात्रावास, आश्रमशालाएं, बेटियों की पढ़ाई के लिए कन्या शिक्षा परिसर, एकलव्य विद्यालय, कई चीजें पूरे मध्य प्रदेश में हमने शुरू की, इसलिए कि अपने बेटा बेटी भी पढ़। अब देखो कितनी तेज है बिटिया, जी। मतलब किसी से कम है क्या बेटी अपनी? ये बुद्धि में, अकल में किसी से कम नहीं है। और हमारे सब बच्चे ऐसे हैं जो डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, कलेक्टर बन सकते हैं। और इसलिए बेटी मैं तुम्हें बधाई देता हूं, तुमने डॉक्टर बनने का फैसला किया है। चिंता मत करना, तुम्हारी और तुम्हारे जैसे बाकी बेटा और बेटियों की भी फीस ये मामा भरवाएगा। तुम तो मेहनत से पढ़ाई करना ताकि अच्छे डॉक्टर बन के निकले आओ। खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा।
मनोज जी, जिस तरह से सौगात लगातार दे रहे हैं सीएम, हमेशा से पिछले 13 वर्षों का उनका कार्यकाल देख लें, पिछली सरकारों का कार्यकाल देख लें, हमेशा आम जनमानस की बात करते हैं और इस तरह की योजनाएं वो लेकर के आते हैं। शायद मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री ऐसे होंगे जिन्होंने इतनी सारी योजनाओं को पटल पर रखा है जो एक आम आदमी के हित में है। आज आदिवासियों को भी बड़ी सौगात दी है, क्या कुछ कहेंगे? यह निश्चित रूप से विकास आप सही कह रहे हैं कि जिस प्रकार से लगातार खासकर से चौथी पारी में से शुरुआत हुई, शुरुआत में जब कांग्रेस सरकार थी, जब वो कहती थी खजाना खाली है, उसके बाद कोरोना का संकट आया, जीएसटी के संग्रहण में कमी आई, सबके बीच जो सौगात बांटने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। कल भी हमने देखा कि चाहे वो किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ हो, चाहे हमने देखा कि वो जो फुटकर व्यापारी हैं, जो ठेला रेहड़ी लगाने वाले हैं, उनके लिए जो योजना थी जिसमें देश भर में मध्य प्रदेश अव्वल है, और आज आदिवासियों के लिए जो योजना शुरू की हुई है कि 23,000 पट्टे करीब दिए गए हैं। इसके साथ ही 10,000 तक के लोन की बात की गई है। आदिवासियों को पक्के मकान की बात की जा रही है। गांव में पाइपलाइन लगाकर टोटी से पानी पहुंचाने की बात है। ये सारे वो कार्यक्रम हैं जिसको लेकर शिवराज सिंह सरकार लगातार सक्रिय रही है, और आज इसी कड़ी में एक बड़ा कार्यक्रम किया गया जिसमें उन मनोज जी, इसके साथ ही एक चीज और निकल करके आती है, जितने सहज रूप से संवाद स्थापित कर लेते हैं, शायद यही वजह है कि शिवराज सिंह चौहान जननेता कहलाते हैं, जनता के बीच में जाने वाले नेता कहलाते हैं। जितनी आसानी से लोगों से संवाद वो आज स्थापित कर रहे थे, वाकई ये देखने वाली बात थी। मनोज जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो ये वनाधिकार पट्टों का वितरण जो किया गया है, हमारे पॉलिटिकल एडिटर जानकारी दे रहे थे। मनोज वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे लगातार दोबारा संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। मनोज जी, जिस तरह से संवाद करते हुए नजर आए सीएम, एक सहज सा संवाद करते हैं, सभी के साथ तुरंत जुड़ जाते हैं। आज उनकी शैली फिर से एक बार इसी तरह की देखने को मिली, जिस तरह से एक छोटी सी बच्ची के साथ वो संवाद कर रहे थे। क्या इसीलिए वो इतने बड़े जननेता हो पाए हैं, मध्य प्रदेश में लगातार इतने सालों से मुख्यमंत्री के पद पर भी काबिज रह पाए? बिल्कुल निश्चित तौर पर जो एक आम आदमी की तरह उनकी शैली है। जब वो चर्चा करते तो कि ऐसा लगता नहीं है जिससे भी चर्चा करते हैं वो लोग, या जो लोग उनसे चर्चा करते हैं कि वो एक चीफ मिनिस्टर से बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 15 महीने के कार्यकाल के पिछले मुख्यमंत्री भी देखे हैं। 15 साल के मुख्यमंत्री काल भी बीजेपी के शासन में देखा, लगभग 13 साढ़े 13 साल का, और अभी ये 5 महीने का कार्यकाल है। तो अभी हमने देखा कि वो जो आदिवासी बच्चे भी जिस कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हैं, तो उनको एक भरोसा जाग गया कि सरकार ऐसी है जो उनके हितों की चिंता करेगी अगर वो पढ़ना चाहते हैं। जिस बच्ची से वो संवाद कर रहे थे, जो जिसने डॉक्टर बनने की इच्छा जताई थी, जिसको उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए मामा बैठा है, बच्चियों ने भी अंग्रेजी शब्दों का उपयोग करते हुए थैंक यू मामा जी कहा है। तो ये चीज बता रहा है कि पिछले 15 सालों में मध्य प्रदेश में बहुत कुछ बदला है। एक पिछले आदिवासी इलाका कहा जाता था, बीमारू राज्य कहा जाता था, और उसमें बच्चे, खासतौर से आदिवासी बच्चे अगर अंग्रेजी में संवाद करने लगे हैं, कॉन्फिडेंस का जो लेवल है, मुख्यमंत्री से चर्चा के दौरान जो कुछ दिख रहा है, वो ये बताता है कि प्रदेश सरकारों ने उनके उत्थान के लिए जो कुछ प्रयास किए हैं वो नाकाफी तो है, लेकिन फिर भी उसका असर दिखने लगा है। और अगर ये प्रयास लगातार जारी रहे तो उनका जीवन स्तर सुधरेगा, प्रदेश की स्थिति सुधरेगी, विकास में गति मिलेगी। सबसे बड़ी बात है अगर बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो कहा जाता है कि जो युवा पीढ़ी जो पढ़ेगी लिखेगी आगे बढ़ेगी, तो वो अपने साथ कई सारी पीढ़ियों को शिक्षित करेगी, साक्षर करेगी, और फिर उनके लिए नौकरी और रोजगार के अच्छे अवसर खुलते जाएंगे। तो कह सकते हैं कि अगर उसका आदिवासियों का विकास होगा, या प्रदेश या जिस भी समाज के जिस भी हिस्से में लिटरेसी की अगर बात करें, साक्षरता जब तक होगी, और साक्षरता के कारण ही एक प्रदेश आगे बढ़ता है, एक समाज आगे बढ़ता है, एक सोसाइटी आगे बढ़ती है। जी मनोज जी, बहुत शुक्रिया अपनी प्रतिक्रिया हमें देने के लिए। तो जिस तरह से हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमें बताते हुए नजर आए कि शिवराज सिंह चौहान की सहज जो बातचीत है, जो उनका संवाद है जनता के साथ, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसी वजह से इतने लंबे समय तक इतने बड़े पद पर वो आसीन हैं। उनसे बात करते हुए किसी को भी असहजता महसूस नहीं होती, आसानी से लोग बात कर लेते हैं, और उन्हें ऐसा नहीं लगता कि किसी वीवीआईपी या किसी मुख्यमंत्री से उनकी बात हो रही है। एक आम इंसान की तरह ये संवाद स्थापित करना ही उनकी शैली को दर्शाता है।
और आइए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां योगी सरकार की तमाम सख्ती के बावजूद यूपी में पुलिसकर्मियों का रवैया प्रशासन के लिए शर्मिंदगी का सबब बना हुआ है। पब्लिक के साथ दुर्व्यवहार का ताज़ा मामला कन्नौज जिले से सामने आया है। इस खबर को अनादि टीवी से प्रमुखता से दिखा चुका है, जिसका असर भी हुआ है और दुर्व्यवहार करने वाले पुलिसकर्मी पर गाज भी गिरी है। पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर यूपी में खाकी वर्दी की गुंडागर्दी कब रुकेगी। आखिर अपनी गर्भवती पत्नी के साथ ई रिक्शा में जा रहे इस दिव्यांग की क्या गलती थी जो वह पुलिस वालों से खुद चीख चीख कर पूछ रहा है। पीड़ित दिव्यांग की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने नादेमऊ चौराहे पर ही रिक्शा रोक दिया। फिर क्या था, वहां खड़े एक सिपाही ने उसके साथ मारपीट कर दी, यहाँ तक कि उसके कान से खून तक निकलने लगा। जब सिपाही का मन नहीं भरा तो उसे वह थाने तक घसीटते हुए ले आया। थाने में क्या कुछ हुआ वीडियो में साफ देखा जा सकता है। वीडियो में दिव्यांग युवक थाने में चीख चीख कर पुलिस वाले के जुल्म के बारे में बता रहा है और अपना गुनाह पूछ रहा है। युवक कहता है कि पुलिस वाले ने उसे पीटा, जिसकी वजह से उसे खून निकल आया है और उसके कपड़े फट गए हैं। पीड़ित युवक पूछता है कि उसने कोई चोरी नहीं की या उसके पास कोई हथियार भी नहीं है, वह मेहनत से कमाता है और कोई गलत काम भी नहीं करता, तो फिर उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों। युवक की गर्भवती पत्नी भी थाने में पुलिस वालों के पास घूम घूम कर अपने पति की बेगुनाही की बात करती हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि थाने में काफी देर तक हंगामा चलता रहा। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक पुलिसकर्मी दिव्यांग को किस तरह धक्का दे रहा है और ये पूरा तमाशा थाने में मौजूद पुलिस के कई आला अधिकारी भी देखते रहे। अब सवाल यही है कि अकेले एक पुलिसकर्मी पर कार्रवाई क्यों। जो तमाशा देख रहे थे, क्या उन पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए। मुझे ये भी मेरे रोड पर ही सर जी मेरा नहीं हमारा काम है भाई, हमारा काम है कवरेज करना। इतना मारा सर जी अपना दिखा के, ये देखो फोड़ दी बस। मुझे भाई समझ के मैंने जूता मार देते, नहीं पुलिस की धमकी दिखा के मैंने गलती नहीं करी सर जी, कसम से सर जी मैं कहता हूँ। मुझे पीटा सर जी, क्यों मुझे पीटा भाई है? मैं बच्चा वाला, मैं अगर रॉन्ग साइड में हूँ या गलत साइड में हूँ तो आप बताइए। मैं कानून है, मेरे पास हथियार नहीं है। देखो सर मेरा ये भी टूटा पड़ा सर जी, मैं अपने बच्चे को दवा दिलाने आया और ये रहा सर जी जो भी है सर। मैंने कहा सर जी मैं आपको कुछ नहीं बोला, अब आगे बात मुझे इनने पीटा सर जी। मुझे ये भी मेरे रोड पर ही सर जी मेरा कंपनी में एक्सीडेंट हो गया, मैं अपनी इज्जत से कमाता हूँ। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता राजू। जिस तरह से हमने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और उसके बाद कार्रवाई भी हुई है, क्या कुछ कार्रवाई हुई है पुलिसकर्मी के ऊपर। विकास, सबसे पहले अगर बात करें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ कितना भी कानून व्यवस्था को लेकर ढोल लंगाड़े और बैंड बाजा जरूर पीट ले, पर यूपी की कानून व्यवस्था के साथ साथ पुलिस के कुछ कर्मचारी सुधरने वाले नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तस्वीर बयां कर रही है। एक गर्भवती महिला होती है दिव्यांग की पत्नी, उसकी पत्नी के सामने चौराहे से लेकर थाने तक खाकी के जोश में ये पुलिसकर्मी पीटता जा रहा है। इतना ही नहीं पीटा, मतलब एक चौराहे से लेकर थाने तक पीटता जाता है और थाने के बाद में थाने में जब वो जाता है तो उसको एक धक्का दिया जाता है और वो गिर जाता है। उसके बाद थाने में जाकर धक्का देने के बाद वो गिर जाता है और उसकी कोई फरियाद नहीं सुनी जाती है। पुलिसकर्मी अपनी खाकी के रोब में सही सलामत राजू थाने तक ये मुद्दा नहीं उठता। थाने में और यहाँ बात की जाए जिस तरीके राजू थाने में जब युवक को लाया गया उसके बाद वरिष्ठ अधिकारी भी वहां मौजूद होंगे, एक ही पुलिसकर्मी पर कार्रवाई क्यों की गई। वरिष्ठ अधिकारियों ने इस पूरे मामले से अनभिज्ञता जाहिर की और अनदेखी की इस पूरे मामले की, उन पर भी तो सवालिया निशान खड़े होते हैं, क्यों नहीं कार्रवाई उनके ऊपर की गई कोई। सबसे पहले अगर बात करें थाना सौरिक में तैनात सिपाही और दिव्यांग को लात दूसरों से पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, मन भरने पर सिपाही को बहुत मारा और वहां से, और थाने में जब वो पहुंचता है तो थाने में वहाँ थानेदार भी होता है थाने के अंदर, ऐसा नहीं, और उसको जिस तरीके से पीटा जाता है बुरी तरीके से। और जब पीटने के बाद की अगर बात करें, जब हम अनादि टीवी हमारे चैनल ने इस खबर को जब प्रमुखता से दिखाया तो एसपी से उसको लाइन हाजिर कर दिया। क्या लाइन हाजिर होना बहुत बड़ी वो कोई कार्रवाई नहीं होती विकास, क्योंकि लाइन में जाकर तनख्वाह पूरी मिलती है। अगर इस दिव्यांग को जिस तरीके से पीटा था इस सिपाही के खिलाफ अगर निलंबन की कार्रवाई की जाती तो कहीं तक लोगों में ये दहशत नहीं होती। आज बात करें उत्तर प्रदेश की जो जनता है, जिस तरीके से सौरभ की बात करें, जनता में रोष व्याप्त है और वो कहती है हमारी गाड़ी कमाई से इनको तनख्वाह मिलती है पुलिस को और सभी अधिकारियों को, और इनकी वर्दी बनती है सब कुछ बनने के बाद में, और हमारे ही साथ
मारपीट और एक दिव्यांग को जिस तरीके से मारा है उससे जनता व्याप्त है। और एसपी को कार्रवाई बड़ी करनी थी, पर एसपी ने अनादि खबर चलते ही खबर चलने के बाद में जिस तरीके से वो कार्रवाई करी है वो बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं है, जिससे लोगों में एक रोष व्याप्त है। और खासकर कन्नौज की अगर बात करें, जिस तरीके से विकास, आपको बता दूं मामला कन्नौज क्षेत्र के सौरेक निवासी सुदीप एक पैर से दिव्यांग भी है, ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। सुदीप की पत्नी गर्भवती है। शुक्रवार को पत्नी को रिक्शा पर बैठाकर अस्पताल चेकअप के लिए लेकर जा रहा था, जैसे ही वह सदर चले राजू, बहुत शुक्रिया। आप पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा और देखिएगा कि क्या कुछ कार्रवाई होने वाली है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कन्नौज से, मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें। ये थाने से तस्वीरें हैं जहां एक दिव्यांग युवक को बुरी तरह पीटा गया है और उसका आरोप भी वो पूछ रहा है लगातार, लेकिन उसे कुछ बताया नहीं जा रहा और उसके साथ इस तरह की शर्मनाक हरकत की गई है। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं हम अगली खबर की ओर। तो ये जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक युवक, अपाहिज युवक है, दिव्यांग युवक है, उस युवक के साथ मारपीट की गई। एक आम आदमी के साथ भी इस तरह का सुलूक बर्बरता की श्रेणी में आता है, फिर तो दिव्यांगों के लिए सरकार कितनी योजनाएं चला रही, कितनी सहूलियतें दी जाती हैं। सरकारें कहती हैं कि जो भी व्यक्ति दिव्यांग है उसको हमें आगे बढ़कर उसका हाथ थामना होगा, आगे बढ़कर उसको सहारा देना होगा, समाज में ऐसे लोगों का हमें सहारा बनना होगा। लेकिन जब पुलिस की भूमिका में बैठे हुए ऐसे लोग जिन पर समाज की जिम्मेदारी है, कंधों पर जिनके समाज की जिम्मेदारी है, वो ही ऐसा आचरण करने लगें तो फिर लोग कहाँ जाएंगे। आइए और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां हीरो और मंदिरों की नगरी कहलाने वाले पन्ना शहर में जगह जगह सड़कों की हालत जर्जर हो चुकी है। रोड पर हुए गड्ढों में बारिश का पानी भरे होने से लोगों को आवागमन में असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। स्थानीय दुकानदार मोहम्मद सादिक ने बताया कि वे साल भर से इस परेशानी से जूझ रहे हैं। समस्या के समाधान को लेकर उन्होंने नगर पालिका और जिला पंचायत में जाकर गुहार लगाई, लेकिन संबंधित अधिकारियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। सादिक का कहना है कि गड्ढों की वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं और वाहनों के निकलने से गड्ढों में पानी भर गया था, जिससे छींटे आ जाते हैं, जिससे कई बार राहगीरों का वाहन चालकों से विवाद भी हो चुका है। हमें साल भर से ही समस्या का सामना करो जा रहा हो और कम से कम नहीं, हम नगर पालिका भी गए और एक जिला पंचायत भी गए, बड़े बड़े अधिकारी से मिले हम और छोटे छोटे पुलिस वालों से मिले। भाई इन गड्ढों को कुछ उपाय हो नहीं पा रहा और इन गड्ढों की वजह से लड़ाई भी हुई है और एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। तो लोग बाग जाते हैं, निकलते हैं और ये गाड़ी निकलती है, कार घल जाती है, छट्टा जाता तो खूब गाड़ी गलत हो जाती है, मारधाड़ हो जाते हैं इन गड्ढों के कारण और एक्सीडेंट भी होते रहते हैं। तो भाई जो रोड बन जाए, सही हो जाए और लोग बाग एक्सीडेंट से बच जाए और गड्ढे हड्डे सही हो जाए, पानी यानी भरा रहता है। खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता सचिन। सचिन, जो हालात सड़कों के दिख रहे हैं, पन्ना एक प्रसिद्ध क्षेत्र है, जुगल किशोर का मंदिर भी यहाँ पर है और उसके बावजूद भी लोग बाहर से पर्यटक आते हैं, उसके बावजूद भी इस तरह सड़कों की हालत, क्या कुछ कहेंगे? पता नहीं कहाँ गिरे सर। बता दिए सर कि यहाँ पे पन्ना में जो नगर की सड़कें हैं ये सारी गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। कहीं ना कहीं इसमें देखा जाता है तो कि प्रशासन का इसमें लापरवाही है और जो इसमें ठेकेदार इसमें काम करते हैं और उनकी भी इसमें जो गुणवत्ता लगाई हुई है सामग्री में, वो कहीं ना कहीं सही नहीं है और इसमें प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रही है। जी, जुगल किशोर और हीरे के लिए ये पन्ना फेमस है, दूर दूर से पर्यटक आते हैं, उसके बावजूद भी इस तरह की तस्वीरें अगर वहां से निकलती हैं तो माना जा सकता है कि इतना प्रसिद्ध क्षेत्र हाशिए पर डाला गया है। जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे थे कि लापरवाही का नतीजा है, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की भी इसमें लापरवाही गंभीर रूप से दिखाई देती है। क्या कहेंगे सचिन? लगता है हमारा संपर्क हमारे संवाददाता से कट गया है।
तो ये सड़कों की हालत आप देख सकते हैं, ये पन्ना की सड़कें हैं जहाँ पर हीरा और विश्व प्रसिद्ध जुगल किशोर मंदिर दोनों स्थित हैं और इसलिए ये मंदिर इतना प्रसिद्ध है। अब हम आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां एक ऐसा जलप्रपात है जिसे देखकर आपका मन भी उस खूबसूरत झरने तक पहुंचने के लिए बेताब हो उठेगा। लेकिन उस झरने तक पहुंचना आसान नहीं है। अनादि टीवी की टीम भी उस झरने का दीदार करने पहुंची थी, लेकिन किस स्थिति से गुजरकर हमारी टीम वहां तक पहुंची और कैसा मनमोहक है इस जलप्रपात का दृश्य, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पक्षियों की मधुर कलरव, खूबसूरत पहाड़ियाँ, पहाड़ों के बीच बहती शीतल जलधारा, एक गहरा जल कुंड और कुंड में गिरता मनोरम जलप्रपात। जी हाँ, इस खूबसूरत जगह का नाम है लंकापल्ली जलप्रपात। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में लंकापल्ली नाम का एक गांव है और इसी गांव में एक मनमोहक झरना लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस झरने का नाम भी लोगों ने गांव के नाम पर लंकापल्ली जलप्रपात रख दिया है। घने जंगलों और खूबसूरत पहाड़ों के बीच करीब 100 फीट के ऊपर से पानी गिरते हुए इस खूबसूरत जलप्रपात का दृश्य देखने लायक बनता है। यहाँ का दृश्य इतना मनोरम और सुंदर दिखाई देता है कि जो भी पर्यटक इस झरने का दीदार करता है वह दोबारा यहाँ आने की इच्छा जरूर जताता है। ये जगह काफ़ी बेहतर है। आप जैसे देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी अच्छा वाटरफॉल है। एक वाटरफॉल है, वन ऑफ द बेस्ट वाटरफॉल है छत्तीसगढ़ का। और मैं जो यहाँ से आया हूँ, बोरजे ब्रांच से आया हूँ, और मैं अपने मित्रगण से मैं सुन चुका था इसके बारे में, और काफ़ी अच्छी जगह जैसे आप देख रहे हैं। और मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ और मेरे मित्रगण भी मेरे साथ हैं और काफ़ी अच्छा सफ़र है। आपको यहाँ आना चाहिए। एक नैसर्गिक की सुंदरता, नेचुरल ब्यूटी जो बोलते हैं, यहाँ आपने देखने को मिलेगा और काफ़ी सुंदर जगह है। इस जगह के बारे में मैंने बहुत सुना था, है ना। यहाँ आके मैंने देख भी लिया। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अभी अपना सफ़र ख़त्म करने का तो मन नहीं कर रहा है, लेकिन जाना पड़ेगा। लेकिन बहुत ही खूबसूरत जगह। मैं सबको बोलना चाहूँगा कि एक बार इस प्लेस में विजिट करना ही चाहिए। खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बहते इस मनमोहक झरने तक पहुँचना आसान नहीं है। बीजापुर जिला मुख्यालय से इस जलप्रपात की दूरी करीब 44 किलोमीटर है। जिला मुख्यालय से चलकर पहले आवापल्ली तहसील पहुंचा जाता है, फिर आवापल्ली से 10 किलोमीटर का सफर कर इलमिडी और फिर इलमिडी से 3 किलोमीटर का सफर कर लंकापल्ली गांव पहुंचा जाता है। लेकिन इस गांव से भी 3 किलोमीटर का सफर पैदल ही तय करना पड़ता है, जिसके बाद ही आप लंकापल्ली जलप्रपात तक पहुंच सकते हैं। ग्रामीणों की मदद से अनादि टीवी की टीम भी इस मनमोहक झरने का दीदार करने पहुंची। अनादि टीवी की टीम अपने सफर पर निकली तो हमारे सामने 2 नदियों को पार करना था और इन नदियों से हमें अपने दोपहिया वाहनों को भी पार कराना था। बरसात की वजह से इन नदियों का जल स्तर बढ़ चुका था, लेकिन हमने हार नहीं मानी और ग्रामीणों ने हमारे वाहनों को नदी के उस पार तक पहुंचाया। इस लंकापल्ली जलप्रपात का दीदार करने के लिए साल भर हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं, जिसमें ज्यादातर जिले के और बस्तर के युवा पहुंचते हैं। बारिश के महीने में इस जलप्रपात की सुंदरता और बढ़ जाती है। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत माहौल रहता है। जैसे कि बरसात के दिनों में बहुत सारे पर्यटक आते हैं और जनवरी, फरवरी, मार्च में तो और ज़्यादा आते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप लोग आए हैं बहुत दूर से, जैसे पैदल आए, थकान लगा होगा, लेकिन यहाँ पे आने सब थकान दूर हो जाता है। छत्तीसगढ़ में तो ऐसे कई खूबसूरत जलप्रपात हैं। इनमें से एक लंकापल्ली जलप्रपात भी है, लेकिन शासन प्रशासन की अनदेखी के चलते ये खूबसूरत झरने पर्यटक स्थल बनने से महरूम रह जाते हैं। लंकापल्ली जलप्रपात को ही देख लें। इस खूबसूरत झरने को सिर्फ पर्यटन विभाग की नजर का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। मध्य प्रदेश में कोरोना हर दिन भयावह रूप धारण करता नजर आ रहा है।
प्रदेश में सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए कोरोना का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच गया है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 2552 नए पॉजिटिव सामने आए हैं। वहीं भोपाल में भी स्थिति चिंताजनक है। भोपाल में शनिवार को भी रिकॉर्ड 307 नए मामले सामने आए हैं। अकेले भोपाल में संक्रमितों का आंकड़ा 15,000 के करीब है। प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले इंदौर में हैं। यहां कोरोना का आंकड़ा 18,000 के पार पहुंच चुका है। प्रदेश में अब तक कोरोना से 1,901 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं स्वस्थ होने की दर 76% और संक्रमितों में मौत की दर 1.89% है। मतलब यह है कि इस बीमारी की चपेट में आने वाले 98% लोग स्वस्थ हो रहे हैं। संक्रमण के लिहाज से सितंबर सभी महीने पर भारी पड़ा। अगस्त के मुकाबले सितंबर में रोज 2 गुना रोगी मिल रहे हैं। सितंबर में 36,493 लोग कोरोना की चपेट में आए हैं। मार्च से जुलाई तक 31,806 लोग संक्रमित हुए थे। अगस्त में 32,159 और सितंबर के 18 दिनों में ही इतने मरीज मिल गए हैं। फिलहाल प्रदेश में अभी भी 21,605 एक्टिव केस हैं। तो ये थी जानकारी मध्य प्रदेश में बेकाबू होते कोरोना की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।